अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और कोरोना से जीत चुके होंगे अब तक। और आपके ऑनलाइन क्लासेज लगभग सभी सब्जेक्टों की बराबर चल रही है। जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है वो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से या किसी और से आप आराम से सभी टीचरों से पूछ सकते हैं। मैं अभी भारत के भूगोल में आपके भौतिक प्रदेशों के बारे में समझा रहा था। इससे पहले भी 4-5 वीडियो आपकी इस प्रदेश से संबंधित आ चुकी है और तुम इस और विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। तो अभी हम अगले वीडियो की ओर लिए चलते हैं आपको, जिसमें आपका आज का चैप्टर है प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान। भारत के प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान। वैसे ये इतने बड़े बड़े चैप्टर है कि इनको एक वीडियो से समझा पाना मुश्किल है, लेकिन कोर्स भी लंबा है, जितना हो सके हम कवर कर रहे हैं। अभी मैं इनके आपको लिंक या इनकी 2 कॉपी जो भी होगी, जो भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको डाल दूँगा। आप उनमें से और पढ़ लेना इनकी डिटेल्स। अभी मैं आपको कुछ इनके बारे में समझा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पठार। पहली बात तो ये आती है कि प्रायद्वीपीय क्या है। तो प्रायद्वीपीय के बारे में हमने आपको पहले भी समझाया था कि प्रायद्वीपीय आपके जो तीनों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं, चाहे वो अरब सागर है, बंगाल खाड़ी है या हिंद महासागर है, तीनों क्षेत्रों से जो क्षेत्र भारत का घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लिए चलते हैं। जो उत्तर में आपका सर्वप्रथम हम बातें कर रहे हैं राजस्थान, कच्छ के रण के पास में, जैसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, उसके पास में एक पठार आता है जिसका नाम है मालवा का पठार। ये गुजरात से ऊपर है। मालवा का पठार यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी खनिज संपदाएँ आपको देखने को मिलती है, जिसमें मुख्यतः चूने पत्थर की स्थिति यहाँ पर अधिकांश देखने को मिलती है। उसके पास में ही एक मंडौर का पठार है जो एमपी के अंतर्गत आ रहा है। मंडौर का पठार वो उसके बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर हाड़ौती का पठार मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अपन प्रायद्वीपीय भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। मुख्यतः हम पूरे भारत के समकक्ष यदि बातें करें तो पूरे भारत के समकक्ष सबसे जो मुख्य पठार का नाम आता है उसे बोलते हैं हम दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसे दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। और ये दक्षिण मतलब पूरे दक्षिण के क्षेत्र में हमारा पहले के उसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी के उद्गार से लावा और मैग्मा का उद्गार हुआ। लावा मैग्मा से पठारीय स्थिति बनी और आज हमारा जो प्रायद्वीपीय दक्षिण का क्षेत्र है वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है और वहाँ की मिट्टी भी लगभग काली मिलती है। तो उस पूरे क्षेत्र को यहाँ पर दे रखा है दक्कन का लावा पठार। दक्कन का लावा पठार के नाम से यहाँ पर उसे जानेंगे। उस दक्कन के लावा पठार में से और भी काफ़ी पठार यहाँ पर निकल के सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों के नाम से भी यहाँ पर बहुत से पठार दिखाई दे रहे हैं। बहुत से पठार है जिनमें हमारा कर्नाटक का पठार आता है। कर्नाटक राज्य के उसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। कर्नाटक के पठार में आपके इतनी यानी लावा युक्त मिट्टी है। वो यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक मसाले उत्पादन का ये क्षेत्र बना हुआ है। सर्वाधिक मसाले यहाँ पर पैदा किए जाते हैं, जिसमें लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है। इनका उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक होता है। साथ ही दक्कन के लावा पठार में भी हमारे मसाले उत्पादन के लिए जाना जाता है। आम्र के लिए भी ये जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे खनिज है जो कि हमारे भारत में ही निकलते हैं, वो भी इन क्षेत्रों से निकलते हैं। बहुत सी नदियाँ हैं जो इनको बीच में से काटती हुई निकलती है, जिन्हें हम भ्रंशात्मक स्थिति के रूप में जानेंगे। जैसे हमारी कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, वो यहाँ पर से निकलती है। और बहुत सी पहाड़ियाँ भी यहाँ पर है, पर्वत भी यहाँ पर है, जिनमें मुख्यतः पर्वतों के नाम में आता है नीलगिरी पर्वतमाला। नीलगिरी पर्वतमाला के अंतर्गत ही उनके छोटे क्षेत्र जो समतल बने हुए हैं उनको हम पठार का नाम देते हैं। और उनमें है आपका दक्कन का लावा पठार या कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार के पास में आपका जो तमिलनाडु की सीमा लगती है, तमिलनाडु कन्याकुमारी से लेकर और आपके ऊपर तक जाते हैं, उस पठार का नाम यहाँ पर दिया रखा है रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा का पठार आपका
कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में स्थित है। इसके ऊपर अभी एक राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। तो उस पठार के नाम से यहाँ पर, उस राज्य के नाम से यहाँ पर एक पठार स्थित है जिसका नाम है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार के ऊपर आपके आंध्रा का पठार भी आता है, लेकिन हम और वैसे छोटे छोटे बहुत से पठार हैं, लेकिन मुख्यतः हम कुछ पठारों के नाम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिनमें आपका जैसे ही आपके ये एमपी वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर एक पठार आता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ का पठार भी यानी हमारे खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। उसके पास में एक दूसरा पठार है जो कि आतंक के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ के नक्सलवादियों के लिए ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका है, जिससे बोलते हैं बस्तर का पठार। बस्तर के पठार के ऊपर आपका एक बघेलखंड का पठार है, और बघेलखंड के पठार के पास में दुनिया का सर्वाधिक खनिज संपदा वाला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं हम रांची का पठार। रांची का पठार यहाँ पर स्थित है, और इसे खनिजों का अजायबघर भी कहते हैं। इसे छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी हम जानते हैं, छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जानते हैं। कुछ पठार यहाँ पर ऊपर भी दे रखे हैं जो कि हमारे जो यानी छोटे छोटे राज्य है जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। कार्बी एलॉय का पठार, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बी एलॉय का पठार कहाँ पर है? मेघालय के पास में होगा, उसके पास में मेघालय का पठार है। और एक है रीवा का पठार भी यहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से हम पठारों की स्थिति यहाँ पर जानते हैं। कुछ बहुत से पठार है, लेकिन मैं अभी वीडियो में आपको इतना ही समझा पा रहा हूँ। और जितने भी पठार हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी खनिज संपदाएं वहाँ पर निकलती है, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पर स्थित है, कैसी मिट्टी है, उन सब के बारे में मैं आपको नोट्स डाल दूँगा आपके व्हाट्सएप पर, तो आप उनमें से आराम से पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं पठार। यहाँ पर आपके खनिज संपदा के लिए भी ये पूछे जाते हैं, कृषि के उत्पादन के लिए भी ये पूछे जाते हैं, नदियों के लिए भी ये पूछे जाते हैं, मिट्टी के लिए पूछे जाते हैं, जलवायु के लिए पूछे जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो पठार हमारी भौगोलिक स्थिति को बनाती है। तो भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक संपदा के लिए पठार महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। तो पठारों के बारे में हम इतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट आपका आता है तटीय मैदान। पहला है पठार और दूसरा है आपका तटीय मैदान। तो तटीय मैदानों की बातें हम कर रहे थे, जो ऐसे क्षेत्र जो कि समुद्री सीमा से या महासागरीय सीमा से लगे हुए हैं उन्हें बोलते हैं तटीय मैदान। तो जिनका समुद्री सीमा से लगे हुए हैं और वहाँ पर मैदानी स्थिति बनी हुई है, तो उन क्षेत्रों को हम तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं। इसमें अधिकांश एग्ज़ामों में और बहुत से कंपटीशन एग्ज़ामों में और आपके भी बीए के, एमए के या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत से तटीय मैदानों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें दो नाम मुख्यतः आते हैं। एक तो आता है मालाबार तट और दूसरा आता है कोरोमंडल तट। मालाबार तट और कोरोमंडल तट, ये दो तट है, इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कोरोमंडल तट के बारे में आप अच्छे से जान लें कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आता है कोरोमंडल तट, ठीक है, भूलना नहीं है। और मालाबार तट आपका आता है अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर। तो अभी हम आपके कुछ मैदानी भागों की ओर लिए चलते हैं, जिसमें पहला भाग आपके हमारे राजस्थान की कुछ नदियाँ भी यहाँ पर आकर गिरती है, जिसे बोलते हैं हम कच्छ का रण। कच्छ का रण मतलब मैदान, यानी दलदली भाग को रण बोला जाता है, लेकिन इसको मैदान का भी दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो गुजरात और राजस्थान के भाग में, मतलब यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर भी यहाँ पर लगता है, तो इसको बोलते हैं हम कच्छ का रण। और कच्छ खंबात की खाड़ी भी यहाँ पर स्थित है, कच्छ का क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका कच्छ का रण होगा। इसके नीचे आपका गुजरात का तटीय भाग कहलाएगा। और तीसरे नंबर पर आपका आता है कोंकण मैदान। कोंकण मैदान आपका गोवा, मतलब महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का इसका स्थिति बनी हुई है। गोवा के मार्मागाम तक ये दिखाई देता है कोंकण तट और कोंकण मैदान। यहाँ पर विश्व की एक रेलवे, यानी हमारे भारत की 17वें जोन की रेलवे यहाँ पर बनाई गई है कोंकण मैदान पर। और ये बहुत ही ज़्यादा भौगोलिक
क्षेत्रों से गुजरने वाला मैदान माना जाता है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधताएँ मिलती है कि ये रमणीय स्थान भी है और देखने लायक भी है। यहाँ पर्यटक पॉइंट भी ये बनाया गया है। तो कोंकण मैदान के नाम से हम जानेंगे। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के, रत्नागिरी से आता है ये भाग महाराष्ट्र में, तो वहाँ से लेकर और गोवा तक का ये क्षेत्र होता है। और इससे नीचे आपका एक क्षेत्र है जो गोवा से लेकर आपका केरला तक जाता है, उसे बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट और मालाबार तट के पास में ही आपका एक तट और आता है जिसे बोलते हैं केरल का तट। वैसे मुख्यतः हम इसको एक साथ मालाबार तट के नाम से भी जान सकते हैं। कोंकण से लेकर और केरल के मध्य का जो भाग होगा वो पूरा आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं कन्याकुमारी, मतलब इस क्षेत्र से ये यहाँ पर तमिलनाडु लग जाता है। तो तमिलनाडु का क्षेत्र है जिसका नाम लिख दिया गया है आपका तमिल तटीय क्षेत्र। तमिल तटीय क्षेत्र में भी काफ़ी बंदरगाह वगैरह आते हैं, तो इसे तमिल तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ऊपर आपका आंध्रा का तट आता है और इनके मध्य का जो भाग होगा, तमिलनाडु और आंध्रा के मध्य का, तमिलनाडु के निचले भाग और आंध्रा का ऊपरी भाग के मध्य का जो भाग होगा उसे बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट के नाम से इसे जानेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया, कोरोमंडल तट और मालाबार तट, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना। कोरोमंडल तट आपके बंगाल की खाड़ी के समकक्ष आएगा। और इसके ऊपर आपका उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा का जो मैदान है उसे हम उत्कल का मैदान का कहते हैं, क्योंकि पहले उड़ीसा का नाम अब ओडिशा कर दिया गया है। वैसे इसका पहले नाम उत्कल के नाम से इसे जाना जाता था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं उत्कल का मैदान। इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदानों के बारे में हमने आपको समझाया है अभी। और मैं आपको इसमें व्हाट्सएप में आपके इनके पूरे डिटेल्स डाल दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह इनको और समझ लेना। और जो भी आपकी क्वेरी हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।